हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमने बताया था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया था, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि ये क्या होते हैं। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली इंडिविजुअल आयंस में आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया फेरस साइनाइड, यहाँ पर Fe की जो वैलेंसी है वो +2 है, इसलिए इसको बोलते हैं फेरस साइनाइड, और इसकी रिएक्शन करा गई है पोटेशियम साइनाइड से। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो बनता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पर देखिए 4K, तो K4 Fe और 4CN यहाँ पर है और 2CN यहाँ पर है, तो CN6 K4 FeCN6 यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब मैं इसको जब वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, ये मैंने कंपाउंड बनाया, अब मैं इसको जब वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 4K+ आयन बनेंगे और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज आएगा। मतलब इंडिविजुअल आयंस नहीं बन रहे, जैसे कि Fe+2 अलग होता या 6CN- अलग होते तो हम बोलते हैं इंडिविजुअल आयंस। ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनायन। और जो यहाँ पर जो सिंपल केटायन है 4K+, यहाँ पर सिंपल केटायन है, तो इस सिंपल केटायन डिसाइड करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आएगा। जैसे कि यहाँ पर 4K+ है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर -4 आएगा। तो यहाँ पर जो केटायन बना है वो सिंपल केटायन है और जो एनायन बना है वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको वाटर में डिसॉल्व करने पर वो कंप्लीटली इंडिविजुअल आयंस में आयोनाइज नहीं होंगे, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स एनायन या कॉम्प्लेक्स केटायन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं इसको आपको और डिटेल से बताता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए, इन कंपाउंड्स के 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन को जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको बोलते हैं अपन आयनिक स्फीयर। जो ब्रैकेट के बाहर होता है उसको बोलते हैं आयनिक स्फीयर। जैसे कि इस एग्जांपल में पोटेशियम आयंस जो कि सिंपल केटायंस हैं वो ब्रैकेट के बाहर है, तो ये आयनिक स्फीयर में आएंगे। और जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भी 2 पोर्शन है। जो ये मेटल है, जैसे कि इस एग्जांपल में Fe है, तो इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल मेटल आयन, इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल आयन। और इससे जो ये ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ साइनाइड है 1 2 3 4 5 6, तो इन ग्रुप्स को बोलते हैं हम लिगेंड। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2 पोर्शन है। जो ब्रैकेट के बाहर का पोर्शन है वो आयनिक स्फीयर कहलाता है, जो ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये जो ग्रुप्स है इनको बोलते हैं लिगेंड। अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स है, इन लिगेंड्स की जो नंबर है उसके बेस पर ये एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाते हैं। अभी जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं ये 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस में 12th में मोस्टली 4 और 6 लिगेंड्स के बारे में बताया गया है। तो अगर ये नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 होंगे तो 2 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल है। एक तो बनेगी टेट्राहेड्रल, जैसे कि ये सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन है। अगर लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड 4 ही होते हैं 1 2 3 4, तो एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पॉसिबल है, और एक जो ज्योमेट्री पॉसिबल है वो ज्योमेट्री पॉसिबल है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। ये टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकी है, ये स्क्वायर प्लेनर जिसको हम बोल सकते हैं वर्गाकार समतली। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 हो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, तो ये इस टाइप की ज्योमेट्री बनती है और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय। अगर मैं आपको समझाऊं इसको एग्जांपल के रूप में, तो आप देखें 3 डायमेंशनली आप इसको देखें, तो जैसे ये एक स्क्वायर प्लेनर है, ये तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब इस पर 3 डायमेंशनली देखें आप,
तो एक लिगेंड ऊपर की साइड में आ रहा है यू और एक आ रहा है नीचे, तो 3 डायमेंशनली ऐसा होता है, एक ऊपर और एक नीचे। और अगर मैं इसकी फेस बनाऊंगा तो आप देखिए एक फेस तो बनेगी यूं, एक यूं, एक यूं और एक यूं, तो 4 फेस तो ऊपर आएंगी और 4 फेस नीचे आएंगी, तो कुल 8 फेस हो जाएंगी, इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में अभी आपको बताया था मैंने कि Fe जो है वो सेंट्रल मेटल आयन है और जो ये ग्रुप्स हैं ये ग्रुप्स हैं यहां पर लिगेंड। तो मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है कि वो मेटल आयन जो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है इन लिगेंड के लिए और इन लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। अगर नंबर ऑफ लिगेंड 4 है तो वो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर होगी, एंड नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगी, जैसा कि यहां पर है उसमें अरेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं लिगेंड्स क्या होते हैं। ये लिगेंड्स ये वाले ये होते हैं एटम्स, ग्रुप्स और आयंस जो कि इस सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये लिगेंड इन सेंट्रल मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम बोल सकते हैं। अब जो लिगेंड्स हैं इन लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है इनके डोनर एटम के बेस पर, कि इनमें डोनर एटम 1 है या 2 है या 3 है, उसके बेस पर मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं और इनके ऊपर जो चार्ज है उसके बेस पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये सेंट्रल मेटल आयन है जिसके डी ऑर्बिटल्स में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और नंबर ऑफ लिगेंड के बेस पर इसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 है तो यहाँ पर 2 टाइप्स की ज्योमेट्री पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। और नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर